हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो फर्स्ट गेट सीरीज के वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर अभी चल रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो हमने अभी तक जो है पिछला जो हमारा वीडियो था वहां तक हमने क्या देखा था कि हम अगर किसी मैटर में हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पोलराइजेशन वाला जो केस था वो हम देख रहे थे। वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपका बहुत सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट होने को आ रहा है। मतलब 40 to 45% जो कोर्स है वो हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी जो वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि वो जो है अपने वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है या फिर जो वीडियो के बारे में जो है वो लोगों से अपने शेयर करें, जो भी फिजिक्स के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी इनके लिए बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक है वो मैं हम जो भी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, सारा बेसिक। क्योंकि जो आपका 11 12 प्लस जो आपका यूजी वाला है वो मिला के सारा क्या होता है, बेसिक होता है। अगर वो बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप नेट क्वालिफाई भी कर जाएंगे। उस नेट के क्वेश्चन भी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको अटेंड करने की एक टेंडेंसी बनेगी आपकी, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हम अभी पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये यूजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो वो नेट के लिए भी थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि नेट के लिए मैं स्पेशल जो है आपके क्लासेज या वीडियो लेक्चर है वो बनाने वाला हूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक बार हमारा ये फर्स्ट ग्रेड वाला कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम नेट पे भी चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने लास्ट टाइम जो आपको पोलराइजेशन के बारे में पढ़ाया था और उसमें आपको क्या बताया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। देन उसके बाद में हमने वॉल्यूम बाउंड चार्ज और सरफेस बाउंड चार्ज जो है वो दोनों निकाले थे। देन उसके बाद टोटल चार्ज कितना होता है, वो ऑलवेज जीरो होता है, वो हमने देखा था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। और मैंने लास्ट में आपको एक तो मैंने आपको क्वेश्चन कौन सा कराया था, स्फेरिकल सिमेट्री वाला क्वेश्चन करवा दिया था। और मैंने आपको जो है वो जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री का है वो एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं उसको 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, अपने आंसर मैच कर लीजिए कि सही आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये इसका ओरिजिन है। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो मैंने आपको कहा था कैपिटल आर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल एल लेंथ का सिलेंडर था, ठीक है। ये इसके जो मैंने आपको वो दिए थे, क्या बोलते हैं, 1 2 एंड 3, ये क्या थे, इसके एरिया एलिमेंट्स है। इनकी एरिया की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये जेड कैप, ये कौन सी होगी, माइनस जेड कैप, और ये आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था। हालांकि ये गिवन नहीं होगा, लेकिन ये मैंने आपको दिया था बता के समझाने के लिए। और क्वेश्चन ये था हमारा कि जो हमारा पोलराइजेशन पी था, वो पोलराइजेशन पी क्या था, उसका जो फंक्शन था वो था 5z² + 7, 5z² + 7, और किसकी डायरेक्शन में था, जेड के डायरेक्शन में क्या है, पोलराइजेशन है, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए दिया हुआ था। और आपको क्या पूछा गया था, आपको सिग्मा सिग्मा बी, रो बी और क्यू बी टी, ये सब सारे फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले मैं किस पे आता हूँ, सबसे पहले आता हूँ सिग्मा बी पे। तो सिग्मा बी क्या होता है, सिग्मा बी होता है पोलराइजेशन को किससे डॉट प्रोडक्ट करना होता है, एन कैप से, ठीक है। अब यहाँ पे एन कैप जो है वो, एन कैप का मतलब क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस सरफेस पे जाएंगे तो कौन सी है, माइनस जेड कैप। तो अगर फर्स्ट केस के लिए फाइंड आउट करूंगा तो मेरा एन कैप होगा, वो कितना होगा, माइनस जेड कैप होगा। तो आप रख दीजिए, तो सिग्मा बी, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए सिग्मा बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा बी हमारे पास, ये देख लीजिए फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए सिग्मा बी कितना आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पोलराइजेशन यानी कि 5z²। अब आप देखिए कि जब फर्स्ट केस में आप जाते थे z इक्वल टू कितना है, इस फर्स्ट केस के लिए z इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये प्लेन कहाँ पे है, ये z इक्वल टू 0 पे प्लेन पे है, ठीक है। तो z इक्वल टू कितना है, 0। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 0² + 7, ठीक है। और जेड कैप इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, माइनस जेड कैप, तो कुल मिला के क्या आ गया, माइनस एन, क्योंकि हो गया 0। इसके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन -1, और ये कितना मिलेगा, तो -7 क्या आ गया, ये सिग्मा आ गया, ठीक है। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, सेकंड केस में एन कैप जो है वो कितना है आपके पास, एन कैप है वो आर कैप है। एन कैप कौन सा आपके, आर कैप है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जब पोलराइजेशन यहाँ पे सिग्मा B2 फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन, तो यानी कि 5z² + 7 जेड कैप डॉट आर कैप, और जेड कैप डॉट आर कैप किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर थर्ड केस की बात करेंगे, थर्ड केस में एन कैप किसके बराबर है, थर्ड केस में एन कैप जो है वो हमारा जेड कैप के इक्वल है। तो इस केस में सिग्मा बी फाइंड आउट करेंगे थर्ड केस में, तो कितना आ जाएगा, अब देखिए जेड इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे जेड इक्वल टू होगा एल, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिए, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे आप इसमें एल रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 5l²
प्लस 7 जेड कैप डॉट जेड कैप दैट इज 5L² प्लस 7। तो सिग्मा कितना हुआ, सिग्मा बाउंड होगा इन तीनों का सम, तो तीनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5L² प्लस 7 माइनस 7 दैट इज 5L²। तो मेरा सिग्मा बाउंड क्या निकलेगा इस केस के लिए, सिग्मा बाउंड निकलेगा 5L²। ठीक है, तो पहले केस में हमने फाइंड आउट क्या कर दिया, सिग्मा बाउंड जो है वो आ गया 5L²। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मान लीजिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहीं से आपको फाइंड आउट करना है कि सिग्मा आ गया, तो सिग्मा से क्या निकाल सकते हैं, क्यू है ना, क्या निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू कितना आ जाएगा, कौन सा क्यू निकलेगा, इस सरफेस वाला क्यू, वो कितना निकलेगा, इसका एरिया से मल्टीप्लाई करना है, अल्टीमेटली क्या करना है इसको, भाई कुल मिला के आपको जो आपका सिग्मा भी आ रहा है उसको क्या करेंगे आप, एरिया इंटीग्रल करेंगे, क्या करेंगे, एरिया इंटीग्रल करेंगे। अब एरिया इंटीग्रल कौन सा एरिया लेना है, वो एरिया लेना है जो क्या हो भाई, इस एरिया में पोलराइजेशन है क्या, जो पोलराइजेशन है उसी डायरेक्शन में क्या लेना है आपको, सिग्मा ले, इसका वो एरिया लेना है। तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी लेंगे आप, एरिया की डायरेक्शन लेंगे जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन होगी। तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन में अब देखिए ये क्या है, πr², कितना एरिया होगा इसका, πr²। तो क्या करेंगे आप सिमिलरली कि जो आपका 5L² है इसको πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही πr² से, क्योंकि देखिए क्यों किया, πr² से हमने दोनों सिग्मा इसमें ले लिए, ठीक है, तो πr² से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे πr² से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 5πr² और L²। ठीक है, ये क्या बना आपका, ये बन जाएगा आपका बाउंड चार्ज, किसकी वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की वजह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या निकालना मुझे, रोबी। रोबी क्या होता है, माइनस डाइवर्जेंस पी, क्या होता है, माइनस डाइवर्जेंस पी। अब आप चलिए किस सिमेट्री में चल रहे हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, सॉरी स्फेरिकल क्या, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं, उसी में आप इसका निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, चाहे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेंगे क्योंकि इसमें जेड है तो कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मैं सिलेंडर है तो मैं उसी में चलूंगा, जो दिख रहा है वैसे चलो तो ज्यादा इजी रहेगा मामला आपके लिए ना, कंफ्यूजन का नहीं रहेगा। ठीक है, तो निकाल दीजिए इस पे। तो इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट लेना है, कौन सा, डाइवर्जेंस का जेड वाला कंपोनेंट। तो अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करता हूँ और डाइवर्जेंस का कौन सा लेता हूँ, सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट लेता हूँ, तो क्या बनेगा, वो बनेगा जेड कैप डी ओवर, सॉरी डेल, डी तो होता ही नहीं इसमें, डेल ओवर डेल जेड बनेगा। ठीक है, क्योंकि उससे मेरा काम चल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आर और थीटा के साथ या आर और फाई के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आर और थीटा के साथ जेड का प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब वो टर्म आपको मिलेगी नहीं, सिर्फ कौन सी मिलेगी, जेड वाली टर्म मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल जेड, और ये हो जाएगा 5Z² प्लस 7। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10Z। ठीक है, कितना आएगा, रो भी कितना आएगा, माइनस 10Z आएगा। ठीक है, कितना जाएगा, माइनस। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रो भी से क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज पे आते हैं, तो Q रो बी है ना, Q रो बी क्या हो जाएगा, Q रो बी हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर देंगे, किसका, डेंसिटी का। ठीक है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए माइनस 10Z। अब ये कितना हो जाएगा, इस केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, एक तो dz, एक dr और दूसरा कौन सा होता है, d फाई। तो d फाई क्योंकि उसकी लेंथ क्या है, उसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ के इक्वल नहीं है, तो क्या करते हैं उसको r से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के क्या बनेगा, r dr d फाई dz। ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ले लीजिए अगला। तो -10 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r की लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से r तक होती है। ठीक है, फाई की लिमिट 0 से 2π होती है, और इसकी लिमिट 0 से L तक। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी Z है तो Z dz। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना इसको ना, भूल मत जाना। तो Z dz। अब आप इसको सोल्व करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10, इसको करेंगे तो r² है ना, तो r²/2, r²/2। यहाँ से कितना मिलेगा 2π, वहाँ से कितना मिलेगा Z²/2। तो Z² की लिमिट कितनी है, 0 से L, तो L²/2। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 5 कैंसिल, तो कितना आएगा 10 कैंसिल, तो कितना आएगा 5। तो आएगा माइनस का 5π और r² L²। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगी, Q रो बी मिलेगा। अब टोटल निकालना है, इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, Q बाउंड टोटल चलना है ना। तो Q बाउंड टोटल कितना हो जाएगा, इसका और इसका सम। तो आप करिए, उधर कितना आ रहा है माइनस में, इधर कितना आ रहा है प्लस में, सेम वैल्यू, तो कुल मिला के क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, क्या करोगे,
आउटसाइड में गॉसियन सरफेस, इनसाइड में गॉसियन सरफेस। आउटसाइड में टोटल चार्ज कितना है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इनसाइड में आओगे तो इनसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, आर कैप की डायरेक्शन में, तो एरिया कौन सा लोगे, आर कैप वाला एरिया लोगे। उधर आपको बाउंड चार्ज निकालना, तो सिर्फ किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से बाउंड चार्ज होगा, उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, ठीक। तो ये हमने देख लिया था। अब आ जाते हैं पोलराइजेशन के बाद में। कल जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसके जो फॉर्मूले पढ़े थे कि मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें देखी थी, तो वो हम एक बार वापस फॉर्मूले में रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हमने, एक तो पढ़ा था ये स्मॉल पी, वो क्या था, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था, कैपिटल पी, वो क्या था, वो था काई ई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है। फिर अगला हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि डाइवर्जेंस डी जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा रो फ्री के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होगा, रो फ्री के बराबर। तो ये सारी चीजें हमने कल फॉर्मूले पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए इसकी इंटीग्रल फॉर्म की बात करें, इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाती है, डी डॉट डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एरिया इंटीग्रल विद क्लोज एरिया इंटीग्रल किसके बराबर होता है, क्यू एनक्लोज के बराबर। एनक्लोज का मतलब जो भी इस एरिया से, जो चार्ज इस एरिया से क्या होगा, एनक्लोज होगा, वो भी कौन सा फ्री वाला चार्ज होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने कल फॉर्मूले सारे देख लीजिए, इसी पे बेस्ड हमने, है ना, इसी पे बेस्ड हमें क्या करना है, अब एक ही इक्वेशन जो है या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और पढ़ी थी यहाँ से कि 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, या परमिटिविटी, सॉरी, है ना। तो ये हमने सारी चीजें कल देख ली थी, ठीक है। एक बार फिर से मैंने रिवाइज कर दी सारी चीजें इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। अब अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है और उसमें, या एक कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो खुद डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, किसी मीडियम में चार्ज है, उस केस में क्या हम इक्वेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बननी चाहिए, ठीक है। वो किससे फाइंड आउट करेंगे, इससे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ से जो हमारा डी होता है वो क्या होता है, डी होता है एप्सिलॉन नॉट ई। तो हम क्या करेंगे, जब ये डी फाइंड आउट करेंगे तो उसको इससे रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन जो है, या तीनों मान लीजिए, ये जो तीनों इक्वेशंस है उसमें से मेनली इस इक्वेशन को हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जो इक्वेशंस हैं आपको वो डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ हम आज एक क्लासेस मोसोटी रिलेशन भी पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में मैंने देखा है हर एग्जाम में लगभग पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली याद करना है, उसके डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है कि ये एक स्फीयर है, वो कौन सा स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है। ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, इसके सेंटर में एक चार्ज क्यू पड़ा है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। कैपिटल आर रेडियस का कोई स्फीयर है, इसके सेंटर में हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, तो इसके सेंटर में क्या कर दिया, चार्ज रख दिया है, ठीक है, कितना, पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया है। और इस डाइलेक्ट्रिक का जो है, इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो आप इसके इनसाइड और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कि जब आप इसके डाइलेक्ट्रिक के सेंटर में चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के सेंटर में चार्ज रखेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो इससे दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, आने का मतलब है कि डाइपोल बन जाएगा, ठीक है, ये हमने देखा था। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूं तो या तो मुझे वो चार्ज के बारे में पता हो या जो उसके जो डाइपोल मूवमेंट है उसके बारे में पता हो, ठीक है, तब मैं वो फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी, ये वाली, ये इक्वेशन जो है इसमें क्या है, जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ये किसकी बात करता है, सिर्फ उस चार्ज की बात करता है जो फ्री है, ठीक है। ये चार्ज कौन सा है, जो फ्री चार्ज है उसकी बात करता है, वो जो अंदर इंड्यूस चार्ज हुआ उससे उसको लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन करूंगा तब तो क्या आता है यहाँ पे, उसमें तो टोटल चार्ज आता है, तो टोटल चार्ज तो मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि अब अगर मान लीजिए आप हर एक पॉइंट लेते हैं तो अलग अलग पॉइंट पे उसकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन जब आप ये फाइंड आउट करते हैं तो उससे क्या है, आपको इससे मतलब नहीं है कि आपके चार्ज, सिर्फ इसको किसके मतलब है, फ्री चार्ज से मतलब है। फ्री चार्ज कौन सा है, ये वाला जो है वो फ्री चार्ज है आपके पास, है वो चार्ज जो एनक्लोज है उसकी मुझे बात करनी है, ठीक है। तो आ जाइए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि जब आप इनसाइड की बात करते हैं ना, आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड का मतलब है कि आपने यहाँ एक पॉइंट लिया है, तो ये आपका क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस है, उस पर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो डी डॉट ए, अब ए कौन सी डायरेक्शन में लेना है, कौन सी डायरेक्शन है ये,
आर केप डायरेक्शन, ठीक है। तो आर केप डायरेक्शन में एरिया लेंगे तो इसका क्या होता है, आर केप डायरेक्शन में एरिया वो हो जाता है आर, स्फेरिकल किस में चल रहे हैं हम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं, तो क्या हो जाता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव, ठीक है, ये एरिया हो जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट इक्वल टू, इधर क्या लेंगे, कौन सा क्यू लेंगे, जो क्यू एनक्लोज है वो वाला, तो कौन सा है हमारे पास, क्यू जो है प्लस क्यू है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आगे सोल्व करिए, डी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से आप कौन सा ले रहे हैं आर केप, ठीक है, तो डी क्या आ गया बाहर, तो कुल मिला के ये क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्यू, तो डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर है। तो जब आप एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर है तो जब आप ई फाइंड आउट करेंगे तो ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। अच्छा, ये केस कौन सा है, जब आपका आर इज ग्रेटर देन आर है, ठीक है, तो ये इसका मतलब कौन सा है, आउटसाइड वाला केस है, तो ई आउटसाइड कितना हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो ये क्या निकला मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है। अब बात करते हैं इनसाइड की, ठीक है, तो जब हम सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस क्या है, जब r इज लेस देन r, ठीक है, r इज लेस देन r, तो इसका मतलब गाउसियन सरफेस क्या होगा, कुछ यहाँ होगा, ठीक है, ये आपका स्मॉल r होगा। जब आप इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड के अंदर ये हमें जो डाइलेक्ट्रिक डाइपोल है वो छोड़ने, ये लेने, अगर मान लीजिए आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पोलराइजेशन क्या हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसी को हम यूज करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आए, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी डॉट, ठीक है, यही आपका डी है इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, जो भी एनक्लोज्ड है आपका, या क्यू जो भी फ्री है वो आप बात करेंगे उसकी, तो क्यू एनक्लोज कितना है, सिर्फ क्या माना यही क्यू है, तो डी, ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया इंटीग्रल फिर से लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अब आप इसके अंदर आगे जाइए कि नेक्स्ट आप जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या मिलेगा 4 पाई। अब जब आप यहाँ पे है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो डी होता है वो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, जब आप इसकी बात करते हो इक्वल टू एप्सिलॉन और ई, ठीक है, दोनों होता ना। तो अब आप कहाँ है, ये जब है जब आप मीडियम में हो, और ये कब है जब आप मीडियम में यानी कि एयर में हो, तो यहाँ किस में थे, एयर में, तो हमने क्या लिया, ये वाला कंसेप्ट लिया। अब हम किस में है, मीडियम में, तो मीडियम में तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन ई, ई कौन सा है, इन की बात कर रहा हूँ, है ना, ई इन, ठीक है, ये जी तो दोनों सेम है, आप चाहे इससे वैल्यू निकालो, ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, ई इन इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्म भी आपको मिल सकती है, क्यू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई, अगर काई दिया हुआ है तो किसमें लोगे, इस वाली फॉर्म में लोगे, अगर काई दिया तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म है आपको इसकी मिल सकती है, ठीक है, आया समझ में। क्योंकि हम कहाँ पे हैं अभी, अभी जो है हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसका मतलब कौन सा लेंगे, डाइलेक्ट्रिक वाला, ये वाली इक्वेशन। और जब हम यहाँ से किसमें थे, एयर में थे, या इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें आ रहा है, मीडियम कौन सा, ये कैसा भी हो, हम कहाँ है उसकी बात करें, उस पॉइंट पे क्या होगा, डी ये वाला होगा। तो हमने पिछले वाले में क्या लिया, एप्सिलॉन नॉट डी, क्योंकि हम एप्सिलॉन नॉट यानी यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, जो विद्युतशीलता है वो कितनी है, परमिटिविटी कितनी है इसकी है, वो ये वाली है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन इस तरह से हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, दोनों आंसर आ गए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, ये तो है ही, साथ में आपको ये यहाँ से इस तरह से भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 प्लस एप्सिलॉन आर को हमने क्या देखा था, 1 प्लस काई भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम इसके आगे वाले कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है कि जब हम किसी सरफेस पे होते हैं, और सरफेस क्या है कि मान लीजिए दो मीडियम है, और मीडियम को जो दो मीडियम को जो क्या कर सकते हैं, बांटने वाली जो सरफेस है ना, दो मीडियम को जो सेपरेट करने वाली सरफेस है, उस सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसमें क्या रिलेशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, यानी कि दो अगर मान लीजिए अलग अलग मीडियम है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बाउंड्री कंडीशन होगी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री
कंडीशन। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, चलिए अब बाउंड्री कंडीशन किसके लिए होगी? ये होगी ई और डी के लिए। ठीक है, और वी के लिए भी देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और किसके लिए? तीसरा हम देखेंगे पोटेंशियल के लिए। तीनों के लिए हम क्या देखेंगे? बाउंड्री कंडीशन की कैसे इसकी बाउंड्री कंडीशन होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, इस तरह का प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये प्लेन सरफेस है जो क्या कर रहा है? इसको बांट रहा है कितने में? दो इसके मीडियम है, इसके ऊपर फर्स्ट मीडियम है, इसके नीचे क्या है? सेकंड मीडियम है। दो अलग अलग मीडियम है। फर्स्ट मीडियम का जो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? एप्सिलॉन r1, दूसरे का है एप्सिलॉन r2। ठीक है, ये दो मीडियम है, इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड। ऊपर वाले का कितना है? एप्सिलॉन r1 और नीचे वाले कितना है? एप्सिलॉन r2। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऊपर और नीचे वाले के। दोनों नीचे ही दिख रहे हैं क्या? दोनों नीचे दिख रहे हैं तो मैं इस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, कि इसका कितना है? एप्सिलॉन r1 और ये कितना है? एप्सिलॉन r2। अब तो ठीक है। चलिए अब मुझे क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि इसके जो है चार्ज डेंसिटी वो कितनी है? सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। तो आप क्या करते हैं? इसको एक गाउसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, तो गाउसियन सरफेस क्या होगा? इसका एक बॉक्स होगा, है ना। गाउसियन सरफेस क्या होगा? ऊपर भी क्या होगा? एक इस तरह से आपको बॉक्स दिखेगा, और नीचे भी अगर आप देखना चाहें तो क्या दिखेगा? एक बॉक्स दिखेगा आपको, गाउसियन सरफेस। ठीक है, ऊपर नीचे क्या दिखेगा? एक बॉक्स दिखने वाला है गाउसियन सरफेस में। अब जो है इसका अगर मान लीजिए एरिया देखें तो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये ऊपर की ओर एन कैप एरिया होगा, इधर वाला एरिया होगा और पीछे वाला भी एरिया होगा। ये क्या होंगे? इसके एरिया होंगे। ठीक है, ये एरिया के क्या होंगे? डायरेक्शन होंगे। अब आप यहां से एक चीज देखिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक इस डायरेक्शन में होगा, जो क्या होगा? ये जो इस डायरेक्शन में होगा ऊपर की दिशा में, उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक जो इस प्लेन के इधर होगा वो क्या होगा आपके? या प्लेन में ही होगा, उसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा वो मैं यहाँ से आपसे फाइंड आउट करना चाहूंगा। ये चीज आप अच्छे से देख लें। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से देख लें। अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे होगा जिसे ई पैरेलल कहेंगे, एक कंपोनेंट सॉरी परपेंडिकुलर कहेंगे। एक कंपोनेंट जो इसमें प्लेन में होगा उसे क्या कहेंगे? ये वाला। ठीक है, तो एक हम बात करते हैं कि ये वाला जो है वो क्या है? ई परपेंडिकुलर 1। एक जो नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा? ई परपेंडिकुलर 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो ई परपेंडिकुलर 2। दो इसके कंपोनेंट हुए। पहले मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर वालों की। ठीक है, तो क्या बात करते हैं? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? ये जो गाउस का नियम है वो क्या कहता है कि E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने गाउस का नियम पढ़ा है। ठीक है, यहां से अगर मान लीजिए मैं इस एरिया की बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे? इस ऊपर नीचे वाले एरिया की बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे? यही एनक्लोज करना ना एरिया को। ठीक है, तो क्या मिलेगा कि E परपेंडिकुलर 1a, है ना, E परपेंडिकुलर 1a। ठीक है, प्लस E ऐसा माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस E परपेंडिकुलर 2a इज इक्वल टू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए दोनों में कॉमन लेके इस तरफ अगर भेज देते हैं, ठीक है, तो E परपेंडिकुलर 1 माइनस E परपेंडिकुलर 2 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होगा? सिग्मा होगा एनक्लोज अपॉन ए, यानी कि क्यू अपॉन ए क्या होता है? सिग्मा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट में कि E परपेंडिकुलर 1 माइनस E परपेंडिकुलर 2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हो गया यहाँ तक सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो E परपेंडिकुलर, अच्छा इसको शो करने का कई किताबों में आपको जो है ना वो यहाँ मिलेगा, जैसे ये 1 है ना, तो कई किताबों में आपको इस तरह से मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली जैसे दो बार आ रहा ना यहाँ पे, तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। ठीक है, मैं यहाँ पे भी अगर करना चाहूँ तो देखिए ये 1 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 2, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें इस तरह से लिखा है, नोटेशन है आपको समझ में आना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप ग्रिफिथ की बुक देखेंगे तो इसमें इस तरह से लिखा होगा, तो मैं एक तरह से इस तरह से नोटेशन कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर वाला है और ये 1 यानी कि ऊपर वाले भाग का है, ये नीचे वाले भाग का है। ठीक है, तो ये आपको क्या मिली इसकी बाउंड्री कंडीशन पहले, कि जो परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ पा रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इन दोनों का जस्ट इसके ऊपर वाले का जस्ट इसके नीचे वाले का जो है डिफरेंस 0 आता है, तो इसका मतलब
मतलब वो क्या है, कंटिन्यूस है, यानी कि उसमें वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बहुत या तो क्या होती है, चेंज नहीं हो रही है कहने का मतलब। और अगर मान लीजिए इस तरह से, इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अलग होगा। ठीक है, भले ही जो सिग्मा है वो आपका क्या हो, उसमें सेम हो, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो परपेंडिकुलर वाला क्या होगा फील्ड, वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सिग्मा भी कौन सा होगा इसमें, ये जो टोटल सिग्मा लिखेंगे वो क्या होगा, सिग्मा इसमें फ्री भी होगा, सिग्मा बाउंड भी होगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक लाइन में दोनों चीजें हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए आप यही केस ऐसे लेते हैं, ठीक है, यही केस किसके लेते हैं, पैरेलल के लिए लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल के लिए लेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से आप एक यहाँ पे एरिया अल्फांस लेंगे ये वाला। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है एल, और ये जो है आपके पास क्या है, लगभग टेंडिंग टू जीरो, बहुत पतला, क्योंकि शीट ले रहे हैं ना उस पर, तो कितना होगा, लगभग टेंडिंग टू जीरो रहेगा वो वाली चीज। अब आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो जब आप इसका लाइन इंटीग्रल करते हैं, क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल करते हैं, तो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो, क्योंकि ई जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। कौन सा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, क्लोज पाथ के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कर्ल भी क्या होता है इसका, जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, यानी कि लाइन इंटीग्रल कितना आना चाहिए, क्लोज लाइन इंटीग्रल कितना आना चाहिए, जीरो। तो ये किसके बराबर होगा, जीरो। तो यहां से अगर हम चलते हैं तो यहाँ ऊपर कौन सा है, ई पैरेलल फर्स्ट, या नीचे कौन सा है, ई पैरेलल सेकंड है। ठीक है, तो ई पैरेलल फर्स्ट, ठीक है, इनटू एल प्लस ये कितना होगा, नीचे की डायरेक्शन में है तो जो भी डायरेक्शन जीरो होगा, यहां जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस ई टू पैरेलल एल, ये कितना है आगे वाला प्लस में जीरो, टोटल मिला के क्या आएगा, ये जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि किससे चल रहा है, जीरो के बराबर। ठीक है, ये टेंडिंग टू कितना है, जीरो, तो वैसे ही जीरो हो गया, ये भी कितना हो गया, जीरो। बचा कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इधर वाली, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, माइनस में, ये कितना आएगा, प्लस में। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ई वन एल माइनस ई टू पैरेलल एल इक्वल टू जीरो, तो एल से एल क्या हो गया, कॉमन आके उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जब आप दो मीडियम को डिवाइड करते हैं या फिर दो मीडियम आप संपर्क में, कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो मीडियम की सरफेस होगी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल नहीं रहता, उसमें क्या रहती है, डिसकंटिन्यूटी रहती है। अब ये कितनी डिसकंटिन्यूटी रहती है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चलते हैं हम अगले वाले किसमें, डी वाले में, है ना, कि डी में क्या रिलेशन होगा। तो यहीं से आगे देखते हैं फिर, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना, पॉज करके वापस जाके, है ना। डी के लिए देखें तो डी क्या होता है कि डी डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, ये किस पे है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, क्यू एनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखेंगे कि डी वन परपेंडिकुलर ए माइनस डी टू परपेंडिकुलर ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, किसके बराबर होगा, क्यू एनक्लोज के बराबर होगा। क्यू एनक्लोज का मतलब क्या हो गया, सिग्मा फ्री इनटू, देखो क्यू एनक्लोज कौन सा है, फ्री वाला है ये ना, ये ध्यान रखना, एनक्लोज हम लिख रहा हूँ, इसका मतलब कौन सा है, फ्री वाला, तो इनटू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी वन ए माइनस परपेंडिकुलर डी टू ए, ए से क्या होगा, कैंसिल आउट सिग्मा फ्री। अब अगर मान लीजिए कि सिग्मा फ्री इज इक्वल टू जीरो हो, क्या हो, सिग्मा फ्री इज इक्वल टू जीरो, तो कहने का मतलब है आपने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है। ठीक है, ये सिर्फ आपके पास मीडियम है, ठीक है, और आपने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है, तो जब कोई चार्ज इस पे मतलब खुद ने नहीं दिया, अंदर हो सकता है डाइपोल से बने, खुद ने अगर कोई चार्ज नहीं दिया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर जो है मेरे पास डी वन परपेंडिकुलर क्या होगा, डी टू परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन होगी उस केस की बात करें कि आपने जो बाहर से कोई चार्ज अगर इसको नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपस में कांटेक्ट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। जब इसको मैं आगे इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो क्या इक्वेशन बन जाती है, इसको आगे सोल्व करने पे ये बन जाएगा एप्सिलॉन R1। ठीक है, या फिर दूसरा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन 1 E1 है ना, एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर बराबर एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करेंगे, तो मैं यहां जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा, इससे देख लेना कि एप्सिलॉन 1 का मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन ही है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। ठीक है, तो वहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1
E1 परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन R2 और E2 परपेंडिकुलर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा एप्सिलॉन 1 R1 E1 परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन 2 R2 E2 परपेंडिकुलर। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनता है इन दो बाउंड्री कंडीशन से बनता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वो इस पे भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी पूछा जा सकता है और पैरेलल कंपोनेंट किसी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो इन दो बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ तक। तो कुल मिला के हमने बाउंड्री कंडीशन जो पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, E1 परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूट होता है, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, इक्वल रहता है, ठीक है। और ये जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि एप्सिलॉन R1 यानी डाइलेक्ट्रिक फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर वाले से बराबर होगा सेकंड वाले के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर वाले सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ इसका, ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा, है ना, बाउंड्री कंडीशन। पोटेंशियल के लिए भी हाथों हाथ, चलो पोटेंशियल के भी देख ही लेते हैं, क्या बाद में देखें, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद पोटेंशियल के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये आपके पास क्वेश्चन से पहले मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इस तरह से जा रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है θ1, ये एंगल बन रहा है θ2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड मीडियम है, दोनों मीडियम को क्या है जो बीच का सरफेस हो गया ये, ठीक है। सिग्मा फ्री आपको गिवन है कि सिग्मा फ्री कितना है, 0 है, अभी कोई आपने बाहर से इस सरफेस को कोई चार्ज नहीं दिया है, ठीक है। बस इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन 1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन 2 है। और यहाँ से एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारा E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है, ठीक है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला जो बन सकता है वो क्या बन सकता है कि अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं तो इसका ये वाला कंपोनेंट इसके ये वाले कंपोनेंट के बराबर होगा। भाई इसका ये कंपोनेंट इस तरफ लेंगे ना, यहां से मैं कंपोनेंट लूंगा तो E1 cos θ1, E1 sin θ1, E2 cos θ2, E2 sin θ2। तो इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, पहली कंडीशन में मिलेगा कि E1 sin θ1 यानी कि कौन सा है, पैरेलल वाला कंपोनेंट, तो E1 sin θ1 इज इक्वल टू E2 sin θ2, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। जब इस वाले में जाऊंगा, किस कौन से वाले, दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में जो मुझे कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी, है ना, E1 cos θ1 साथ में क्या आएगा, एप्सिलॉन 1, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली इक्वल नहीं है, वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई करके उसके बाद होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन 2 E2 cos θ2, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी। अब क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर देते हैं या फिर भाग देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप भाग दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप करिए इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का भाग दे दीजिए, तो E1 से E1 क्या होगा, कैंसिल आउट, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ मिलेगा आपके पास इस इक्वेशन में भाग दे रहे तो tan θ1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू tan θ2 इक्वल, ठीक है। तो tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, ये आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अगर आपको इस तरह का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब न्यूमेरिकल क्या बना सकता है, हालांकि अभी तक नहीं बना लेकिन बनाया जा सकता है। आपको ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दे देंगे, आपको ये दे देंगे कि जो इनिशियल इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो इस वाले का वो एंगल 30 बनाता है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके उसका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखिए कि एक क्वेश्चन लेता हूँ न्यूमेरिकल, है ना, ये तो थीटा का हो गया, थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सके, ठीक है। आपको जो है एक इस तरह का डायग्राम दे रखा होगा, या डायग्राम नहीं भी दे, ठीक है, हो सकता है कि आपको डायग्राम नहीं दे, ये आपकी जेड डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एस डायरेक्शन है, और जो आपका प्लेन है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। कहाँ पड़ा है, z इक्वल टू 0 पे पड़ा है, कहाँ पड़ा है, ये थोड़ा छोटा बन गया,
ये प्लेन कहाँ पड़ा है आपका, z इक्वल टू 0 पे पड़ा है, ठीक है, z इक्वल टू 0 पे पड़ा है, इसका मतलब xy प्लेन में, ठीक है, z इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि xy प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ जो एक चीज दी है वो क्या दी है कि ये आपका जो है इस तरह से अगर आगे बढ़ाऊं तो ये आपका मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, सिग्मा फ्री इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0 है, ठीक है, सिग्मा फ्री इक्वल टू कितना है 0 है। और इसके लिए आपको एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2 दिया है, ठीक है, कि एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू 2 और एप्सिलॉन r2 इज इक्वल टू 3, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा होगा, ई फर्स्ट यहाँ पे और ई सेकंड यहाँ पे, ठीक है। इसमें सारे कंपोनेंट है, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर सब कंपोनेंट, ठीक है। वो कितना दिया है, वो आपको जो दिया है वो है 2x कैप प्लस 3y कैप माइनस 4z कैप, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन में ये पूछा गया है कि E2 कितना होगा, क्या होगा, E2 कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें परपेंडिकुलर और जो आपका ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और वो जाना अपने को, क्योंकि देखिए जो आपके मीडियम है वो इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है अलग मीडियम है और इस एक्स वाई प्लेन के नीचे अलग मीडियम है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर नीचे क्या है, अलग अलग मीडियम है। अब अलग अलग मीडियम है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको ये फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले बाउंड्री कंडीशन में कि जो पैरेलल होगा, पैरेलल किसके, इस सरफेस के जो पैरेलल होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहेगा चाहे दोनों में कहीं चल जाओ। लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर है जेड कैप डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एन कैप है वो कौन सा है, जेड कैप डायरेक्शन वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब जेड कैप वाला क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, बाकी एक्स वाई में दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो E2, ठीक है, E2 जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, E2 में जो है आप मान लीजिए पैरेलल पे देखो ना कि E1 पैरेलल कंपोनेंट वो क्या होगा 2xy प्लस 3yj। तो E2 पैरेलल किसके बराबर होगा, E1 पैरेलल के, तो कितना हो जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। अब आइए E2 परपेंडिकुलर, तो E1 परपेंडिकुलर कितना है, माइनस का 4z कैप है, कितना है, माइनस का 4z कैप है। अब आप यहां से देखिए कि मेरा E1 परपेंडिकुलर एप्सिलॉन r1, ठीक है, इक्वल टू किसके होता है, एप्सिलॉन r2 E2 परपेंडिकुलर के, ठीक है। तो E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन r1 अपॉन एप्सिलॉन r2 E1 परपेंडिकुलर, ठीक है। तो E1 परपेंडिकुलर कितना है, ये एप्सिलॉन r1 r2 आपके पास गिवन है, तो कितना हो गया 2/3 और ये हो गया माइनस का 4 और z कैप, ठीक है। तो 8/3 हो गया ये, ठीक है। तो मैं अगर E2 लिखूंगा टोटल जो मैं E2 लिखूंगा वो इन दोनों का सम, तो कितना होगा 2xy प्लस 3y कैप माइनस का 8/3z कैप, ये मेरा क्या होगा, ठीक है, आगे समझ में। अब इसी क्वेश्चन को आप उल्टा करना, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं कि अब आपके पास जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या चेंज करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यही है, ठीक है, 1 और 2 जो है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं अभी आप देखना, क्वेश्चन नया लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो ये कंडीशन है कि ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड है, ये एप्सिलॉन r1 इक्वल टू 2 एप्सिलॉन r2 इक्वल टू 3, ये है सेम क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, जो आपकी सरफेस थी उसको मैंने चेंज कर दिया, जो आपकी सरफेस थी जो इसको डाइवर्ट कर रही थी उसको चेंज कर दिया है। तो आपके पास कौन सी है, ये वाली। तो इसका मतलब क्या, ये किसमें पड़ी है, ये पड़ी है जेड और एक्स प्लेन में, किसमें है, जेड और एक्स प्लेन में, यानी कि y इक्वल टू कितने पे है, 0 पे ये पड़ी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस वाले इक्वेशन में, इस वाली कंडीशन में क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड, यानी कि इसके पूरा नीचे इधर पूरा अलग है और इधर पूरा अलग है, यानी कि किसमें है, एक्स जेड प्लेन के अंदर कोई वो चीज पड़ी है। तो आप कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये वाला सेम है ना, ये जो है E1 है वो आपको गिवन है वो सेम है, और E1 ये कितना है 2 और वो कितना है 3, बस आप इसके लिए फाइंड आउट करिए। तो सिर्फ आपको कंपोनेंट चेंज करने हैं, बाकी सब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने किसकी देखी है, पोटेंशियल के लिए नहीं देखी है ना, बी के लिए, ई के लिए तो बाउंड्री कंडीशन देख ली, पोटेंशियल के लिए बाउंड्री कंडीशन है वो हमने नहीं देखी है, तो पोटेंशियल के लिए भी देख लेते हैं। पोटेंशियल के लिए किस पे जाएंगे, पोटेंशियल के लिए मुझे पता है कि पोटेंशियल क्या होता है कि V
बी माइनस वी ए, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करता हूं वो किसके बराबर होता है, माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल के। ठीक है, यही होता है हमारे पास। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो लाइन इंटीग्रल करिए दो पॉइंट के बीच में, तो वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड है। अब लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, इसका मतलब एक पोटेंशियल तो यहाँ पे V1 ले रहे हैं, एक पोटेंशियल क्या ले रहे हैं, यहाँ पे V2 ले रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस है, जस्ट यही पॉइंट ले लेता हूँ, यही का, ये आसपास के दो पॉइंट, ये मान लीजिए B है और ये पॉइंट क्या है, A है। तो A टू B, यानी कि इसको A भी कह रहा हूँ, टेंडिंग टू कितनी, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, है ना। ये कितनी है, टेंडिंग टू अगर 0 है, यानी कि बहुत पास ही होंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो लाइन इंटीग्रल करोगे डीएल कितना होगा, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी बी इज इक्वल टू वी ए, यानी कि वी बिलो इक्वल टू वी अबव। यानी कि ये दोनों जो पोटेंशियल है, अगर इसकी बात करते हैं तो दोनों पोटेंशियल क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हो गया समझ में। अब आते हैं हम अगले केस पे कि थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि हमारा सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अबव माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो। अगर इसकी बात करूं ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के। डायरेक्शन कौन सी थी इसकी, एन के, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूटी थी वहां पे। अबव और बिलो की अगर हम देखें तो वहां पे क्या थी, डिसकंटिन्यूटी ऑलरेडी थी। ठीक है, अब ये डिसकंटिन्यूटी थी तो हम आगे क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस ग्रेड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ग्रेड बी। ठीक है, तो जैसे ही माइनस ग्रेड बी यहाँ रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास माइनस वी ए, है ना, माइनस वी ए माइनस और माइनस, तो प्लस वी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके इसको सोल्व कर देंगे, तो वी ए माइनस वी बी, डाइवर्जेंस सॉरी ग्रेडियंट वी ए माइनस ग्रेडियंट वी बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल अबव बिलो बराबर होंगे, लेकिन अगर उनका ग्रेडियंट हम देखते हैं तो उनमें क्या रहेगी, डिसकंटिन्यूटी रहेगी। ग्रेडियंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ पे दिख भी रही है। ठीक है, तो ये वाली क्या रहेगी, इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं कि इस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एन केप डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल ओवर डेल एन वी ए माइनस डेल ओवर डेल एन वी बी। ठीक है, इक्वल टू, ये दोनों किसमें, एन केप में, ये क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये क्या रह जाएगी, हमारा फॉर्मूला इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मान लीजिए यही मान लीजिए कौन सा है कि आप स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर में क्या होगा, हल्का सा चेंजेस हो जाएगा। क्या चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर क्या होता है, स्फीयर के अंदर जो है रेडियस सिंगल रेडियस होती है, एक ही रेडियस होती है। तो इसका मतलब सेकंड वाला क्या होता है, वो उसमें अंदर नहीं होता है। जब वो सेकंड वाला नहीं होता है, उस केस के अंदर ये जो इक्वेशन बनती है वो क्या बन जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और वो क्या होती है कि एक तो उसकी डायरेक्शन, स्फीयर की अगर हम देखें तो जो स्फीयर में एन केप किसके बराबर होता है, आर केप के बराबर होता है। ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर आप जाते हैं तो आर इक्वल टू जो भी है आपका एन केप, एन इक्वल टू आर लेते हैं, है ना। कहीं पे जाएंगे तो एन इक्वल टू क्या लेंगे, आर। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्या बनेगा, डेल वी ओवर डेल आर। ठीक है, डेल वी ओवर डेल आर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल वी ओवर डेल आर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी ओवर डेल आर। और ये भी आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए लगा लीजिए कि जब भी आपको स्फीयर का केस दिया जाएगा और आपको सिग्मा पूछा जाएगा, दिमाग में रखना क्या पूछा जाएगा, सिग्मा, और कोई बात नहीं कर रहा हूं। जब आपको स्फीयर देके उसके लिए पोटेंशियल गिवन होगा, क्या गिवन होगा, पोटेंशियल अगर गिवन होगा और आपको क्या पूछ ले, सिग्मा पूछ लेते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है, या ये वाली बाउंड्री कंडीशन जो हम यूज करेंगे। ये सिर्फ किसके लिए है, दिमाग में रखना, ये मैंने जो लिखा है वो लिखा है फॉर स्फीयर। ठीक है, फॉर स्फीयर। ठीक है, क्योंकि बाकी केस में नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए यही आप बॉक्स की बात करते हैं तो उसका अलग ऊपर नीचे जो है वो अलग सरफेस रहेगा, उसकी मैं बात अलग से करूंगा। ठीक है,
चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आप देख लेना। और इस पे जो क्वेश्चंस है इस बार कॉलेज एजुकेशन वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, सिग्मा पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से डाइपोल का जो है ये हमने देख लिया था, ये सारी चीजें हो गई है। तो मैंने जितना भी हो सकता है वो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ एक ही पोर्शन और बचता है यूजी वाला, वो है इमेज चार्ज प्रॉब्लम, ठीक है। तो इमेज चार्ज प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगी और देन उसके बाद हम मैग्नेटोस्टैटिक्स चालू करेंगे, ठीक है। तो अब आप एक बात सोचिए, अभी तक आप अगर मान लीजिए जहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से लेके वो चाहे वेक्टर को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, 2 वीडियो जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह उन सबको इंक्लूड करके अगर आप देखते हैं तो करीब करीब 10-12 वीडियो हमारे बनेंगे। उस 10-12 वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपके यूजी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कवर करा दी है। और हमने इससे लाइन वाइज पढ़ा है ना, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है कि आपको सारी चीजें उसके अंदर क्लियर हो गई कि जब मैटर आएगा तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जब स्फेरिकल सिमेट्री आई तो कैसे करना है, जब इनसाइड है तो क्या लेना, आउटसाइड है तो क्या लेना, वो सारी चीजें हमने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आपको समझा दी है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बने, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जिसमें आपको वही इंटीग्रल करना है, वही सारे गाउस के नियम लगाने हैं, वही सिंपल सी जो चीजें हैं, या तो स्फेरिकल में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में या अपने जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तीनों में से किसी एक में मिल जाएगा और आप उसको आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम के साथ।